नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। मैं वीरेंद्र सोलंकी रीट मेंस से के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था और विज्ञान के बायोलॉजी से अपन ने शुरुआत करी थी, ठीक है, और अपन उत्तक तक पहुंच गए थे और उसके अंदर भी अपन ने पादप उत्तक पढ़ लिया था और जंतु उत्तक के अंदर भी हम लोगों ने उपकला उत्तक को कंप्लीट किया था, ठीक है ना। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं संयोजी उत्तक, ठीक है ना। कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक। उपकला उत्तक से नेक्स्ट में संयोजी, संयोजी के बाद में तंत्रिका, तंत्रिका के बाद में पेशी। 4 प्रकार के उत्तक थे जंतु उत्तक, एक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ये थोड़ा एक एक वीडियो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि थोड़े बड़े हैं, बाकी पेशी और तंत्रिका दोनों आपके एक साथ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक नाम से स्पष्ट है कि ये संयोजन के काम में आता है। संयोजन का मतलब अंगों को जोड़ने के काम में आता है, ठीक है ना। तो यह शरीर के अन्य उत्तकों व अंगों को जोड़ने वाला उत्तक है। अन्य उत्तकों व अंगों को जोड़ने वाला क्या है? उत्तक है, ठीक है ना। संयोजी उत्तक में कोमल उत्तक, उपास्थि उत्तक, अस्थि उत्तक और वसीय उत्तक सम्मिलित है। कौन कौन है? कोमल उत्तक, उपास्थि उत्तक, अस्थि उत्तक, वसीय उत्तक और रक्त उत्तक क्या है? सम्मिलित है। किसके अंदर? संयोजी उत्तक के अंदर। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रक्त को छोड़कर अन्य सभी संयोजी उत्तकों द्वारा कोलेजन प्रोटीन का स्रावण किया जाता है। इसको ध्यान रखना कि जो संयोजी उत्तक है कौन कौन से हैं? कोमल, उपास्थि, अस्थि, वसीय और रक्त। इन सभी में रक्त को छोड़कर जितने भी संयोजी उत्तक हैं वो एक स्पेशल प्रोटीन का स्रावण करते हैं, निर्माण करते हैं। उस प्रोटीन का नाम क्या है? कोलेजन प्रोटीन। क्या है? कोलेजन प्रोटीन। ये कोलेजन प्रोटीन कोशिकाओं को शक्ति, प्रत्यास्थता या लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है ना। जो कोशिका को प्रत्यास्थता प्रदान करता है, लचकमय बनाता है। फिर उपकला उत्तक की कोशिकाएं संयोजी उत्तक से पोषण प्राप्त करती है। इंपॉर्टेंट लेना, ध्यान रखना। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने जब जंतु उत्तक स्टार्ट किया था तब पढ़ा था उपकला उत्तक, ठीक है ना। उसको अपन ने आद्य उत्तक बोला था ना। वो आद्य उत्तक है, वो पोषण के लिए किस पर निर्भर रहेगा? संयोजी उत्तक पर। उपकला उत्तक पोषण के लिए किस पर निर्भर रहता है? संयोजी उत्तक पे निर्भर रहता है, ठीक है ना। फिर है संयोजी उत्तक को अवलंबन उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवलंबन उत्तक भी कहते हैं। संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? अवलंबन उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवलंबन उत्तक। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो बहुस्तरीय होता है, दूसरी बात ये अंगों को जोड़ने का काम करता है और तीसरी बात ये यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। समझ में आना चाहिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अवलंबन उत्तक। संयोजी उत्तक की कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसैकेराइड का स्रावण करती है जो अधात्री का काम करता है। क्या करती है? रूपांतरित पॉलीसैकेराइड का स्रावण करती है, ठीक है ना। जो अधात्री, फिर से वही वर्ड आया है अधात्री, जिसको इंग्लिश के अंदर अपन क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। मैंने पहले भी बताया था, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है ना। जैसे कि भाई सीधी सी बात है, कोई 2 फ्रेम है, इनको जोड़ना है तो इनके बीच में अपन क्या भर देंगे? ग्लू भर देंगे। ग्लू भर देंगे, चिपक जाएगी, तो जोड़ने का काम करता है, चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है ना। तो सेम टू सेम वही है कि संयोजी उत्तक की कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसैकेराइड का स्रावण करती है। जो एक चिपचिपा जेली के जैसा पदार्थ होता है वो क्या करता है? अधात्री का काम करता है, ठीक है। फिर एक चीज और इंपॉर्टेंट, जंतु उत्तकों में सर्वाधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा होता है? संयोजी उत्तक। जंतु उत्तकों में सर्वाधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? संयोजी उत्तक। कितना परसेंट पाया जाता है? 30%, ठीक है ना। ये कुछ नॉर्मल सी बातें थी आप लोगों के सामने, ठीक है ना। आगे बात समझ में, नॉर्मल सी चीजें हैं, कुछ नहीं है। एक बार ध्यान से देख लेना, हर चीज याद हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब देखिए, अधात्री जो रूपांतरित पॉलीसैकेराइड था,
संयोजी उत्तक की कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड का स्रावण करती है। उसके आधार पर क्या लिखा है, अधात्री, ठीक ना, उसके आधार पर संयोजी उत्तक कितने प्रकार का होता है, 3। कितना, 3। पहला है लचीला, जिसको अपन सरल भी कहते हैं या शिथिल भी कहते हैं, ढीला उत्तक भी कहते हैं, ठीक है। फिर है सघन संयोजी उत्तक, फिर है विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक। लचीले संयोजी उत्तक, सघन संयोजी उत्तक, विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक, ठीक है। कितना है संयोजी उत्तक, कितने प्रकार का, 3। लचीला, सघन, विशिष्टीकृत, लचीला, सघन, विशिष्टीकृत, ठीक है। आगे चलो, सबसे पहला है लचीले संयोजी उत्तक। कौन सा, ये वाला। ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कितने प्रकार का, 4। लचीला संयोजी उत्तक खुद कितने प्रकार का है, 4। अपन क्या पढ़ रहे हैं, संयोजी उत्तक पढ़ रहे हैं। संयोजी उत्तक कितने प्रकार का, 3। लचीला, सघन, विशिष्टीकृत। फिर अपन क्या पढ़ रहे हैं, लचीला। लचीला उत्तक खुद कितने प्रकार का, 4। पहला रहे त्वचा गर्तिका, फिर वसा, वर्णक, जालिकामय। त्वचा गर्तिका, वसा, वर्णक, जालिकामय, ठीक है ना। त्वचा गर्तिका उत्तक, वसा उत्तक, ठीक है ना, जालिकामय उत्तक और वर्णक उत्तक। ये कौन सा है रे, लचीला संयोजी उत्तक। अब अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, त्वचा गर्तिका के बारे में। देखिए, यह उत्तक सभी अंगों के चारों ओर पाया जाता है। जो सर्कल होता है, जो आवरण होता है, प्रत्येक अंग का आवरण, चाहे शरीर का बाह्य अंग हो, आंतरिक अंग हो, प्रत्येक अंग का आवरण किसका बनता है, त्वचा गर्तिका उत्तक से। त्वचा गर्तिका उत्तक उपकला उत्तक के लिए आधारीय ढांचे का काम करता है। देखो, पहली बात, उपकला उत्तक की कोशिकाएं पोषण किससे प्राप्त करती है, तो संयोजी उत्तक से, ठीक है ना। और उपकला उत्तक के लिए आधारीय ढांचे का काम कौन करता है, तो भी संयोजी उत्तक। अगर संयोजी उत्तक ऑप्शन में नहीं है, अगर ये वाला है त्वचा गर्तिका, तो ये करना है। मान लो संयोजी भी है, त्वचा गर्तिका भी है, तो कौन सा करना है, त्वचा गर्तिका। सब डिवीजन, 2 बातें। उपकला उत्तक की कोशिकाएं पोषण के लिए संयोजी उत्तक पर निर्भर रहती है, और उपकला उत्तक के लिए आधारीय ढांचे का काम भी कौन करता है, संयोजी उत्तक। उसमें भी कौन सा, त्वचा गर्तिका उत्तक। समझ में आ गई चीज, सिंपल है। चलो आगे। अब देखिए, इसके अंदर त्वचा गर्तिका उत्तक के अंदर एक कोशिका पाई जाती है, जिसको कहते हैं तंतु कोरक कोशिका। तंतु कोरक कोशिका संयोजी उत्तक में पाई जाने वाली सबसे बड़ी व संख्या में सबसे अधिक। एक तो हेंगू मोटी रहे और एक हेंगू हल्ली। पूछ ले कि संयोजी उत्तक, जंतु उत्तक पढ़ रहे हैं, उपकला पढ़ लिया, संयोजी पढ़ रहे हैं, कि संयोजी उत्तक में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है, तंतु कोरक कोशिका। संयोजी उत्तक के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंतु कोरक कोशिका। इनों काम गई है तंतु का निर्माण करना, ठीक है। कोलेजन तंतु और इलास्टिन तंतु, 2 तंतु बना हुए। एक तो श्वेत कोलेजन तंतु, कोलेजन प्रोटीन से निर्मित, एक पीले इलास्टिन तंतु, इलास्टिन प्रोटीन से निर्मित। नाम सिंपल ही है, श्वेत कोलेजन तंतु पूछ ले किससे बना, तो कोलेजन प्रोटीन से। पीले इलास्टिन तंतु किससे बना हुआ, तो इलास्टिन प्रोटीन से, ठीक है ना। तो संयोजी उत्तक के अंदर सर्वाधिक पाई जाने वाली संख्या में कौन सी कोशिका है, तंतु कोरक कोशिका। सबसे बड़ी कौन सी है, तंतु कोरक कोशिका। 2 प्रकार के ये तंतु बनाती है, श्वेत कोलेजन तंतु और पीले इलास्टिन तंतु। श्वेत कोलेजन तंतु बनता है श्वेत अपने कोलेजन प्रोटीन से, और पीले इलास्टिन तंतु किससे बनते रहे, इलास्टिन प्रोटीन से, ठीक है। आगे लो। फिर एक कोशिका होती है महाभक्षाणु। ये आप लोगों ने पढ़ रखी है क्लास 9th के अंदर या 10th के अंदर, 10वीं में पढ़ी है, ठीक है ना। 9वीं में भी पढ़ी, 10वीं में पढ़ी। महाभक्षाणु क्या होता है, अपना जो रक्त होता है ना, रक्त एक संयोजी उत्तक है, ध्यान रखना। रक्त एक क्या है, तरल संयोजी उत्तक है ना। तो जो रक्त है, उस रक्त के अंदर आपको पता है बिंबाणु होते हैं, WBC होती है, ठीक है ना। WBC का काम क्या होता है, प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करना, यानी रोगाणुओं के खिलाफ लड़ने की क्षमता उत्पन्न करना। उस WBC का यह काम किस वजह से होता है, तो उस WBC की मोनोसाइट्स के अंदर, उस WBC की मोनोसाइट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, महाभक्षाणु कोशिकाएं पाई जाती है, जो हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करती है। मान लो कोई जीवाणु प्रवेश भी हो गया अपने शरीर में,
तो WBC की मोनोसाइट्स के अंदर महाभक्षाणु है वो उसको खा जाएगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। समझ में आ गई चीज? तो ये कोशिका, ये महाभक्षाणु कोशिका भी किसका हिस्सा है? त्वचा घर्तिका ऊतक का। तंतु कोरक कोशिका किसका हिस्सा है? त्वचा घर्तिका ऊतक का। और त्वचा घर्तिका ऊतक किसका हिस्सा है? संयोजी ऊतक का। समझ में आ गई चीज? ठीक है ना? तो देखिए, हानिकारक जीवाणु का भक्षण करती है, रक्त के मोनोसाइट व यकृत में पाई जाती है। ठीक है, रेडी है? समझ लेना, देख लेना, आगे चलते हैं। ओके, फिर है मास्ट कोशिका, इसी के अंदर त्वचा घर्तिका के अंदर ही मास्ट कोशिकाएं रक्त वाहिनी की भित्ति में उपस्थित, ठीक है ना, रक्त वाहिनी की भित्ति में उपस्थित ये मास्ट कोशिकाएं 3 प्रकार के पदार्थ का स्रावण करती है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो है रक्त प्रतिस्कंदन पदार्थ, ठीक है ना, जो नाम क्या है उसका? हिपेरिन। इधर मैं वापस से लिख देता हूं, हिपेरिन दिख तो रहा है ना, नाम क्या है? हिपेरिन। एलर्जी के समय हिस्टामिन, एलर्जी के समय हिस्टामिन, और वाहिका संकीर्णन के समय सीरोटोनिन। नाम ध्यान रखो। त्वचा घर्तिका ऊतक के अंदर एक तो अपने क्या आ गई? महाभक्षाणु, तंतु कोरक कोशिका, मास्ट कोशिका। जो मास्ट कोशिका है वो 3 प्रकार के पदार्थ का स्रावण करती है। पहला कहीं है रक्त प्रतिस्कंदन पदार्थ हिपेरिन, दूसरा है एलर्जी के समय हिस्टामिन, और तीसरा है वाहिका संकीर्णन के समय सीरोटोनिन। ठीक है, 3 पदार्थ कौन करती है? मास्ट कोशिकाएं। मास्ट कोशिका हिस्सा किसका है? त्वचा घर्तिका ऊतक का। ठीक है भाई, और ये चौथी है प्लाज्मा कोशिका। देखो कौन कौन सी आ गई रे? एक तो आ गई अपने तंतु कोरक, ठीक है, फिर आ गई अपना महाभक्षाणु, ठीक है, फिर आ गई अपनी मास्ट, और फिर आ गई प्लाज्मा। ठीक है, ये चारों की चारों किसके अंदर है रे? ये चारों की चारों हैं अपना त्वचा घर्तिका ऊतक के अंदर। किसके अंदर? त्वचा घर्तिका ऊतक के अंदर। समझ में आएगी चीज? ठीक है, अब पहला तो आ गया त्वचा घर्तिका ऊतक, दूसरा है वसा संयोजी ऊतक। दूसरा कौन है? वसा संयोजी ऊतक। ये ऊतक वसा का संग्रहण करते हैं। ये ऊतक देह गुहा का खाद्य भंडार कहलाते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ ले, देह गुहा का खाद्य भंडार कौन सा ऊतक है? तो वसा ऊतक। ये ऊतक शरीर के अंगों की बाहरी दबाव से या बाहरी चोटों से रक्षा करते हैं। ठीक है, ये ऊतक शरीर में तापरोधी परत बनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट और लाइन, ये ऊतक शरीर में तापरोधी परत बनाते हैं जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। किसकी वजह से रहता है? फिक्स बना रहता है ना, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है। ठीक है ना, किसकी वजह से? वसा ऊतक की वजह से, क्योंकि ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर के एंटीबॉडी, है ना, टेम्परेचर के खिलाफ क्या करती है? एक परत बना देती है, तापरोधी परत बना देती है, जिससे शरीर का ताप क्या रहता है? नियंत्रित। आप लोग को पता ही है, जैसे कि वसा ऊतक ऊंट की कुबड़ में भी होता है ना, और वेल मछली के ब्लबर में भी होता है। जैसे ऊंट में कुबड़ होती है ना, वैसे वेल मछली के अंदर भी वसा संग्रहण का एक पार्ट पाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? ब्लबर। उसको क्या बोलते हैं? वेल मछली का ब्लबर। वो ध्यान रख जो पूछ सके, है ना। वेल ऊंट की कुबड़ खूब ऊंची है, आपको याद भी खूब है, रट्टा भी खूब मारा है। वेल मछली का ब्लबर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फिर अपना है सी, वर्णक संयोजी ऊतक। कौन सा है? वर्णक संयोजी ऊतक। अपन लचीले के बारे में पढ़ रहे हैं। अपन संयोजी ऊतक का जो पहला पोर्शन है लचीले संयोजी ऊतक, उसके पार्ट पढ़ रहे हैं। त्वचा घर्तिका पढ़ लिया, वसा पढ़ लिया, वर्णक और जालिकामय। ठीक है ना, उसके बाद सघन, उसके बाद विशिष्ट। किसके? संयोजी ऊतक के पार्ट है। कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से वापस से वीडियो देख लेना। ठीक है, अब मेरे वर्णक संयोजी ऊतक, ये संयोजी ऊतक लचीले संयोजी का रूपांतरण है। ठीक है, इससे मुख्य रूप से पीले रंग के इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। छोड़ो, इसको रंग का काम का नहीं है, नाम याद रख लेना। फिर जालिकामय संयोजी ऊतक, इस ऊतक में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ध्यान रखना, जालिकामय
संयोजी उत्तक, इसमें रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। एक बात बताओ, खून का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर है। अस्थि मज्जा कहाँ होती है? मज्जा गुहा के अंदर, बोन मेरो के अंदर। मज्जा गुहा कहाँ होती है? अपनी हड्डियां होती है ना, ये अंदर से क्या होती है? खोखली। इस खोखले भाग को कहते हैं मज्जा गुहा। इसके अंदर एक वसीय तरल भरा रहता है जिसको कहते हैं अस्थि मज्जा। अब लाल अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा, सिरे पर तो लाल अस्थि मज्जा, बीच में पीली अस्थि मज्जा। जो लाल अस्थि मज्जा होती है उसमें आरबीसी बनती है, ठीक है ना। तो मतलब कहीं होगा कि वहां पर यह उत्तक पाया जाता है। समझ में आ गई ना चीज? तो यह प्लीहा तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कट पावे, प्लीहा तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। प्लीहा का काम क्या है? कोशिकाओं का भक्षण करना, मृत कोशिकाओं का भक्षण करना, साफ सफाई, खून की साफ सफाई का काम यह करती है। जैसे आरबीसी परिपक्व हो गई, खत्म हो गई, आरबीसी का जीवन काल वगैरह होता है ना, डब्ल्यूबीसी का, ठीक है ना। तो मान लो खत्म हो गई तो वो कहां जाएगी? प्लीहा में जाएगी। प्लीहा उसका क्या करेगी? भक्षण करेगी। ओके, बता आगे। हेलो, चलिए आ गया दूसरा। पहला कौन सा था? लचीले, ठीक है ना। इस लचीले के अंदर अपन ने कितने भाग पढ़ ले रहे? 4 भाग पढ़ लिए। लचीले के अंदर कितने भाग पढ़ लिए? 4। पहला कौन सा था अपना? त्वचा घर्ती का, ठीक है। फिर कौन सा था? वसा, ठीक है। और त्वचा घर्ती का, वसा। वसा के बाद में अपना था, वसा के बाद में कौन सा था? हाँ, वर्णक और जालिकामय। वसा के बाद में एक था वर्णक और एक जालिकामय, ठीक है। अब देखो, अपन पढ़ रहे हैं संयोजी। संयोजी के कितने पार्ट है रे? 3। संयोजी के कितने पार्ट है? 3। लचीले, सघन और विशिष्टीकृत। अपन क्या पढ़ रहे हैं? संयोजी। संयोजी कितने पार्ट? 3। लचीले, सघन, विशिष्टीकृत। बचे लचीले। लचीले कितना पार्ट? 4। त्वचा घर्तिका, वसा, वर्णक और जालिका पढ़ लिया। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? सघन संयोजी उत्तक। क्या पढ़ रहे हैं रे? सघन संयोजी उत्तक। कटकी हो रही, हाँ, ठीक है। सघन संयोजी उत्तक के अंदर एक तो है नियमित, एक है अनियमित, ठीक है। आगे चलो, इस स्लाइड पे आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नियमित संयोजी उत्तक। नियमित संयोजी उत्तक, इस उत्तक के प्रमुख उदाहरण कंडराएं और स्नायु। जो देखो एक बात है, अब जैसे कि नियमित संयोजी उत्तक की परिभाषा कई हैन, कट हैन, किकर हैन, ये ध्यान नहीं रखना। जहां से सवाल पुटअप हो सकता है, जो लाइन इंपॉर्टेंट है मैंने वही डाली है। अब जैसे कि इसमें देख लो परिभाषा नहीं है, सीधा उदाहरण है, तो क्या करना? परिभाषा जब पूछेगा ही नहीं, है ना, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, जो है वो यही है, अच्छे से पढ़ लेना। प्रमुख उत्तक कंडराएं और स्नायु, ठीक है ना। अब कंडराएं क्या होती है रे? कंडराएं कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है। कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है कंडराएं। और स्नायु क्या करता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। कंडराएं कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है, स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, ठीक है। कंडराओं में श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। छोड़ो इसको। स्नायु तन्य या लचीले होते हैं। स्नायु क्या होते हैं? तन्य या लचीले होते हैं, जिसका कारण इलास्टिन तंतु है। जिसका कारण क्या है? इलास्टिन। बिल्कुल सही बात है, इलास्टिन तंतु क्या है? तन्यता का कारण है। तथा स्नायु में अत्यधिक खिंचाव को स्प्रेन या मोच कहते हैं। क्या कहते हैं रे? पग में मोच आवे, आवे कि नहीं आवे, उस मोच को क्या कहते हैं? स्प्रेन या मोच। किसकी वजह से आती है? जो स्नायु होता है, उस स्नायु की वजह से। अपन क्या पढ़ रहे हैं? सघन पढ़ रहे हैं ना। तो सघन में नियमित सघन, सघन का मतलब बहुत घना, ठीक है ना। तो जो ये नियमित सघन संयोजी उत्तक है, इसका जो पार्ट है स्नायु, इस स्नायु में अत्यधिक खिंचाव के कारण, अत्यधिक खिंचाव के कारण जो स्प्रेन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? मोच कहते हैं, ठीक है। और शब्द याद रख जो है कहीं है, स्प्रेन कहां पे आता है? स्नायु में आता है। जब स्नायु में अत्यधिक खिंचाव आता है तो उसको क्या कहते हैं? स्प्रेन कहते हैं, यानी मोच आ गई। कहीं आ गई? मोच आ गया हला, ठीक है भाई। नियमित के बाद में क्या है? अनियमित।
स्पीड रैपिड रिवीजन चल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखते जाइयो और याद करते जाइयो, है ना। फिर है अनियमित सघन संयोजी उत्तक। देखो, इस उत्तक के तंतु में अधिकांश कोलेजन पाया जाता है। यह उत्तक मुख्यतः त्वचा में पाया जाता है, बस। तो नियमित और अनियमित में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक। यह उत्तक तरल संयोजी उत्तक तथा कंकाल पेशी से मिलकर बनता है, ध्यान रखना। अब देखो नाम इसका क्या, विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक। कुछ विशेष कार्यों के फलस्वरूप जो दो उत्तक है वो रूपांतरित होकर इसका निर्माण करते हैं। दो कौन कौन से उत्तक है, एक तो तरल संयोजी उत्तक और एक कंकाल पेशी। पूछ सके रहे, विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक मिलकर बनता है तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक कौन है, रक्त और लसिका। कौन है, रक्त और लसिका। पीले रंग का रक्त तो पता है, लसिका क्या होती है, पीले रंग का, हल्का पीले रंग का पदार्थ होता है लसिका, है ना। और कंकाल पेशी, अब आपको यहां पे चेंज कर देगा, कंकाल पेशी की जगह अस्थि कर देगा, उपास्थि कर देगा, अटिन रक्त की जगह भड़की कर देगी। समझ में आ गया ना चीज। तो विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक तरल संयोजी उत्तक और कंकाल पेशी से बनता है। तरल संयोजी उत्तक के अंदर रक्त और लसिका होते हैं, कंकाल पेशी के अंदर अस्थि और उपास्थि होते हैं। ध्यान रखना, रक्त, लसिका, अस्थि, उपास्थि, तरल संयोजी उत्तक और कंकाल पेशी। कौन बनता है, कौन बनता है, विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक। अब देखो उपास्थि, यह एक अर्ध ठोस उत्तक है। पूरा ठोस नहीं, कैसा है, अर्ध ठोस, क्योंकि पूरा ठोस तो कौन है, अस्थि। अब देखो ये लिखा हुआ पर्युपास्थि, राइटिंग ठीक है, अब ठीक है। क्या लिखा हुआ है, पर्युपास्थि। उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, पर्युपास्थि। नाम याद रखिएगा, पर्युपास्थि। जो परे है, जो चारों ओर है, वो पर्युपास्थि। उपास्थि की कोरक कोशिकाओं द्वारा उपास्थि अणु का निर्माण किया जाता है। उपास्थि की कोरक कोशिकाओं द्वारा उपास्थि अणु का निर्माण किया जाता है। और ये उपास्थि अणु कॉन्ड्रीन प्रोटीन, क्या नाम है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन, कई नाम है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसे उपास्थि में लचीलापन आता है। पांच देखो उपास्थि का ये अर्ध ठोस है, पर्युपास्थि उपास्थि के चारों ओर की झिल्ली, उपास्थि की कोरक कोशिकाएं, उपास्थि की कोरक कोशिकाएं उपास्थि अणु का निर्माण करती है। उपास्थि की कोरक कोशिकाएं उपास्थि अणु का निर्माण करती है, और उपास्थि अणु जो है वो कॉन्ड्रीन प्रोटीन का निर्माण करता है, जो क्या करता है रे, उपास्थि को लचीला बनाए रखता है। कॉन्ड्रीन प्रोटीन, कॉन्ड्रीन प्रोटीन, उपास्थि अणु, कोरक कोशिकाएं, कोरक कोशिकाएं, उपास्थि अणु, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। यानी कॉन्ड्रीन प्रोटीन कौन बनाएगा, उपास्थि अणु, उपास्थि अणु को कौन बनाएगा, कोरक कोशिकाएं। समझ में आ गई, ठीक है, सिंपल है, बता गए, हलो। ओके, उपास्थि मुख्यतः चार प्रकार की होती है। एक काचाभ उपास्थि, एक प्रत्यास्थ उपास्थि, एक तंतुमय उपास्थि ने कैल्सीभूत उपास्थि। कई नाम है, काचाभ उपास्थि, प्रत्यास्थ उपास्थि, तंतुमय उपास्थि, कैल्सीभूत उपास्थि। ठीक है, पढ़ा के है ना। ओके, काचाभ उपास्थि हेंगू, पहली चीज, सबसे ज्यादा शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उपास्थि कौन सी होती है, काचाभ। पेन चेंज करा और ठीक है, काचाभ उपास्थि शरीर में सर्वाधिक पाई जाती है श्वास नली के अर्धवृत्ताकार छल्लों। अटर, ये देखिए आप यहां पे जब छुओगे ना तो आपको ऐसे छल्ले के टाइप में लगेगा, स्प्रिंग टाइप में, है नहीं, आंगली नीचे डर नीचे आओ थोड़ी आए, है ना, ठीक है। तो काचाभ उपास्थि श्वास नली के अर्धाकार छल्लों तथा पसलियों में पाई जाती है। ये इधर अपने फेफड़ों का जो ठोस आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, पसलियां कहते हैं, है ना। हेंगू, पहली चीज, शरीर में सर्वाधिक कौन सी उपास्थि होती है, काचाभ उपास्थि। पचर प्रत्यास्थ, यह शरीर की सबसे लचीली उपास्थि है। सर्वाधिक काचाभ, सबसे लचीली प्रत्यास्थ, नाम ही प्रत्यास्थ है। यह कर्ण पल्लव तथा एपिग्लोटिक्स में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, एपिग्लोटिस, घाटी ढक्कन। कागलियो क्या हुआ जिन्हें, कागलियो, वो क्या होता है, घाटी ढक्कन। जैसे जीभ बाहर निकालते हैं, ऊपर कैसा यहाँ पे लटका हुआ रहता है ना,
उसको क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। ये कौन सी उपास्थि है? प्रत्यास्थ उपास्थि। ठीक है। रेशेदार उपास्थि शरीर की सबसे मजबूत उपास्थि है भाई, हेंगुहेटी की है रेशेदार उपास्थि। श्रोणी मेखला में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? श्रोणी मेखला के अंदर, पैरों की हड्डियां है। ठीक है ना, जब अपन कंकाल पढ़ेंगे तब बता देंगे। फिर एक कैल्सीभूत उपास्थि। यह उपास्थि अत्यधिक कैल्शियम जमाव के कारण अस्थि के समान कठोर होती है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखो, पूछ लेगा अस्थि के समान कठोर उपास्थि कौन होती है? कैल्सीभूत। नाम से ही ध्यान रखना, कैल्सीभूत यानी कैल्शियम का बहुत अत्यधिक जमाव है। अत्यधिक जमाव होने के कारण अस्थि के समान क्या होती है? कठोर होती है। यह ह्यूमरस तथा फीमर दोनों के सिरों पर पाई जाती है। यह भी पैरों की हड्डियां। उपास्थि अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाती है। एक काम हो गया उपास्थि का, अस्थियों के जोड़ को क्या बनाती है? चिकना बनाती है। ठीक है भाई, तो उपास्थि होगी कितनी है? 4। काचा, प्रत्यास्थ, रेशेदार और कैल्सीभूत। सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक लचीली, सर्वाधिक मजबूत और सबसे अधिक कठोर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट NEXT। अब अस्थि। अस्थि में मैग्नीशियम व कैल्शियम के लवण होने के कारण यह कठोर होती है। सीधा सवाल आ गया, अस्थि में निम्न में से कौन से लवण पाए जाते हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ऐसे 4 ऑप्शन आ गए। तो अस्थि में कौन से लवण होते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होने के कारण यह सर्वाधिक क्या होती है? कठोर होती है। इसमें ओसीन प्रोटीन पाया जाता है जो अधात्री बनाता है। नाम अलग आयो रे, जट जटा नाम आवनी, एक पाड़ खूणा खाचम कटे लिख लीजो। ओसीन प्रोटीन सीधा आ गया। ओसीन प्रोटीन कहां होता है? अस्थि में। ओसीन प्रोटीन कहां होता है? अस्थि में। ओसीन प्रोटीन कहां होता है? अस्थि में होता है। अस्थि बीच में से खोखली होती है जिसको मज्जा गुहा कहते हैं। बोला था मज्जा गुहा कहते हैं। ठीक है, मज्जा गुहा के अंदर एक तरल होता है जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं। इस अस्थि मज्जा के अंदर भी लाल अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा सिरों पर, पीली अस्थि मज्जा बीच में, लाल अस्थि मज्जा के अंदर अपने क्या बनता है? आरबीसी। पीली अस्थि मज्जा के अंदर अपने क्या बनता है? लसिका। गॉट इट? बता आगे। ठीक है, ओके, हो गया। अस्थि बीच में से कई खोखली जिसको मज्जा गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा में अस्थि मज्जा नामक वसीय द्रव भरा रहता है। केड़ो द्रव? वसीय द्रव, है ना, जिसको क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। सिरों पर केड़ी रहे? लाल अस्थि मज्जा तथा बीच में पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी, पीली रमन कहीं बनी बताऊं? सी का क्या बनेगा? लस्सी का। अस्थि के चारों ओर के आवरण को परिस्थि कला कहते हैं। रोटी नहीं खाई डकार के करा मेरे। परिस्थि कला कई कह परिस्थि कला ही लिखो है, परिस्थि कला। अच्छा, परिस्थि कला, इसका संधि विच्छेद करो रे, हिंदी का कोई अगर पढ़ रहा हो तो। परिस्थि कला के परिस्थि कला, तो अस्थि के चारों ओर है, तो अस्थि के चारों ओर का मतलब क्या है? अपन पढ़ते हैं ना पर्यावरण, परि प्लस आवरण, तो परिस्थि कला, तो परि प्लस अस्थि प्लस कला। तो अस्थि के चारों ओर का जो आवरण है वो परिस्थि कला, परिस्थि कला। और लिखो यूं है रे, और इन तरीके में लिखो है परिस्थि कला। थे चलो यूं आवेला एग्जाम में मैंने यूं नहीं आवेला, पहले कह दूं मैं, अलग अलग लिखो नहीं आवेला, संधि हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। संधि की हुई थे, ध्यान रख लीजिए। परिस्थि कला, कौन सी कला? परिस्थि कला। ये हो गई अपनी अस्थि। अब देखो रे, उपकला उत्तक निवड़ गो है, संयोजी उत्तक निवड़ गो है। लार दो बच्चा पेशी और तंत्रिका संवेदी, ठीक है ना। ये दोनों छोटे छोटे, ये दोनों एक क्लास में खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी तो सब ठीक है ही है, तो इसको कंटिन्यू रखो, आप देखते रहो, ठीक है ना। और जितना हो सके उतना शेयर करो भाई। रीट मेंस वालों के लिए तो चलो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी जो छोटे बड़े एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मेरे हिसाब से अग्निवीर के अंदर भी है थोड़ा बहुत साइंस का मैटर, तो वीडियो की जो फर्स्ट और सेकंड स्लाइड जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है वो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखते रहो, ठीक है ना। क्या पता कहीं से कुछ सवाल उड़ जाए और आपके काम आ जाए, तो घाटों की नहीं है ना, फायदा ही है। तो करो शेयर दबा के एक बार, ठीक है ना। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए
राम राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।